मैं कुमार गौरव, मार्तंड क्लासेज। आज हम लोग भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कुछ बातों पे डिस्कशन करते हैं, कुछ बातों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखा था, और आज के वीडियो में हम लोग भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात आती है तो कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखने का प्रयास आज के वीडियो में करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात आती है तो राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम तीसरा था। तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर पहले पॉइंट में भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण होगा कि तीसरे राष्ट्रपति तो ये थे, लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति पद पर भी कार्य कर चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के रूप में यह भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब चूंकि ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और ये मुस्लिम थे, तो एक प्रश्न यहाँ ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति एवं प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति रहे। चलिए, इसके बाद बाबू अगला पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कि राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। अर्थात अभी तक जितने व्यक्ति राष्ट्रपति बने उनमें सबसे छोटा कार्यकाल अगर किसी व्यक्ति का रहा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा। तो चौथा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे बाबू कि राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल काफी छोटा रहा या सबसे छोटा रहा। लगभग 2 वर्षों का इनका कार्यकाल रहता है। इसका वजह क्या होता है? इसका वजह यह होता है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। 5वें पॉइंट पे लिखते हैं कार्यकाल इनका कितना रहा। अब कार्यकाल के लिए मन में प्रश्न उठेगा तो कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 13 मई 1967 ईस्वी से 3 मई 1967 ईस्वी से 3 मई 1969 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा राष्ट्रपति के रूप में। अब हुआ क्या? 3 मई 1969 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कब हुई? छठे पार्ट में हम देखते हैं मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी। तो 3 मई 1969 ईस्वी को बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए बढ़िया गए। ठीक है, तो मन में प्रश्न उठेगा कि 3 मई 1969 ईस्वी को जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका जन्म कब हुआ। तो अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 8 फरवरी, है ना। अगर जन्म की बात की जाए तो 7वां पॉइंट, जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी, 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद में हुआ। आपको ये बताना है कि वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य में है ना। हैदराबाद वर्तमान में किस राज्य में है। तो अगर हैदराबाद की बात की जाए तो वर्तमान में यह तेलंगाना में है। पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है, तेलंगाना में है। तो हम कह सकते हैं इनका जन्म किस राज्य में हुआ, तो तेलंगाना राज्य में हुआ, अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो 7वां पॉइंट में हम लोगों ने जन्म देखा कि इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1897 ईस्वी को, कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 8वें पॉइंट में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी इनकी उपलब्धियां रही। अब इनकी कुछ उपलब्धियों को हम लोग देख लेते हैं। तो बाबू 1920 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, की स्थापना से जुड़े रहे। 1920 ईस्वी में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और इसकी स्थापना से डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े रहते हैं और इसके क्या होते हैं, उप कुलपति भी बनते हैं। इसके उप कुलपति भी बाद में बने, बाद में इसके उप कुलपति भी बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब अगर 9वें पॉइंट की बात की जाए, तो 9वां पॉइंट में यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि 1952 ईस्वी वो वर्ष था जब ये राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। तो 1952 ईस्वी में बाबू राज्यसभा के मेंबर बने, ध्यान देना है, राज्यसभा के सदस्य बने। अब इसके बाद अगर देखा जाए 10वें पॉइंट में तो ये कहा जा सकता है इनके बारे में कि 1954 ईस्वी में, कब, 1954 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण, क्या, पद्म विभूषण सम्मान मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान मिला। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े तो 11वां पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, 11वें नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं 11वां पॉइंट पे कि 1957 से लेकर 1962 ईस्वी तक ये बिहार के राज्यपाल रहते हैं। तो 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे, अब बिहार के राज्यपाल रहने के बाद 1962 से लेकर
1967 तक। हाँ, 12वां नंबर पॉइंट 1962 से 1967 तक क्या हुआ? भारत के बाबू दूसरे उपराष्ट्रपति रहे। दूसरे उपराष्ट्रपति रहे 1952 से 1967 तक ये भारत में दूसरे राष्ट्रपति रहे। और राष्ट्रपति रहने के दौरान ही इन्हें 1963 ईस्वी में मैंने राष्ट्रपति शायद बोल दिया, 1962 से 1967 ईस्वी तक ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहते हैं। और उपराष्ट्रपति रहने के दौरान ही 1963 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। तो चलिए 12 पॉइंट हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 13वें पॉइंट पे अब हम लोग 13वें नंबर पे आते हैं। क्या है 13वां पॉइंट? तो 13वां पॉइंट ये है कि हमने 12 में देखा कि 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे। और जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे थे तो 1963 ईस्वी में, कब? 1963 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न सम्मान मिला। 1963 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान इन्हें मिलता है। अब क्या अकेले मिला या किसी और व्यक्ति के साथ मिला? जैसे हमने देखा था ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न सम्मान मिला, अकेले मिला। उसी तरह से 1954 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सम्मान मिला था, लेकिन उन्हें 2 और लोगों के साथ यह सम्मान मिला था। वे 2 लोग कौन कौन थे? आप हमें बताइएगा कमेंट करके। इन्हें 1963 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान मिला, लेकिन इन्हें जो भारत रत्न सम्मान मिला बाबू, इनके साथ एक और व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। वे थे डॉक्टर पांडुरंग बामन काने। हाँ, भारत रत्न सम्मान मिला डॉक्टर पांडुरंग बामन काने के साथ मिला 1963 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान। और ये कौन थे डॉक्टर पांडुरंग बामन काने? तो ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अब अगर 14वें पॉइंट की बात की जाए तो क्या होगा 14वां पॉइंट? तो अगर 14वें पॉइंट की बात की जाए बाबू, तो हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, 3 मई 1969 तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे। और ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 मई 1969 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है तो उस समय जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है तो वही राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, यानी वही व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो जब इनकी मृत्यु होती है बाबू 3 मई 1969 ईस्वी को जब इनकी मृत्यु होती है
तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वराहगिरी वेंकटगिरी या बीबी गिरी। तो बीबी गिरी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, है ना। तो इनकी मृत्यु के बाद बीबी गिरी, तो 15वां पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया बीबी गिरी ने, क्योंकि ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। चलिए, अब बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य तो किया, लेकिन कुछ समय के बाद राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा हो जाती है, नए राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा होती है। तो बीबी गिरी त्यागपत्र दे देते हैं। इस वजह से त्यागपत्र दे देते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो बीबी गिरी त्यागपत्र दे देते हैं और इनके त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो राष्ट्रपति का पद तो खाली रह नहीं सकता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है ना। तो बीबी गिरी जब त्यागपत्र दे देते हैं तो 16वां नंबर पे हम लिख सकते हैं कि बीबी गिरी के बाद, यानी बीबी गिरी के त्यागपत्र के बाद, बीबी गिरी के त्यागपत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। है ना। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और इन्हीं के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रपति का नया चुनाव होता है और फिर जाकर के भारत के चौथे राष्ट्रपति का आगमन होता है। तो वे चौथे राष्ट्रपति कौन थे, इस बात को हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में और आज डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में लगभग महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने समेटने का प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें छूटी रह गई होगी, तो उसे मैं बाद में देखने का प्रयास करूंगा कि क्या पॉइंट छूटा, क्या बचा, है ना। तो इतना ही आज के वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है, इन सारी बातों से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा।